विचारधारा ऐसी है जो इंसान को दिमाग से विकलांग बनाने का काम। मेरी बात को समझे होंगे आप? किस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो हमारे समुदाय के कुछ लोगों को दिमागी रूप से, मानसिक रूप से विकलांग बनाने का काम करते हैं। हम आंखों से अंधा है उसको कह सकते हैं आगे खड्डा है, वो अपनी बात मान लेगा, लेकिन जो दिमाग से अंधा है उसको कहेंगे आगे खड्डा है तो वो अपन से लड़ने के लिए आएगा। और यही हो रहा है आज। आप जब अधिकारों की बात करोगे, आप जो संस्कृति की बात करोगे, आप आदिवासी धर्म कोड की बात करोगे, सबसे पहले आप जो मानसिक रूप से विकलांग है वो आपके सामने आके खड़ा रहेगा, आपसे लड़ेगा। यही दूसरी कथा लगे नहीं लगे, लेकिन संविधान के संबंधित कथा लगाया करो और इसमें आदिवासियों के क्या अधिकार है वो भी बताने की बात किया करो। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की शिक्षा है। पहली जो हमें परिवार से और समाज से सीखने को मिलता है। किससे मिलता है? परिवार से, समाज से सीखने को मिलता है, वो पहली शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा जो पाठ्यक्रम के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने के लिए मिलती है शिक्षा। और तीसरे नंबर की शिक्षा जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती है वो शिक्षा है आपके संवैधानिक कई अधिकार, आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी, वो शिक्षा भी प्राप्त करने की जरूरत है। अब हमारे लोग पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्राप्त करके अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के इतिहास जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाया जाता है, हमारे समाज के अधिकार जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम में शेड्यूल 5 के प्रावधानों के बारे में किस किस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है किसी कक्षा में? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? पेशा एक्ट कानून क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा पाठ्यक्रम में? आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे इस देश में 100 साल तक स्तन टैक्स लगा है। क्या लगा है? स्तन टैक्स। उसको किसी पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप 6000 साल पुरानी बात को पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हो, लेकिन 300 साल 250 साल पहले हमारी बहन बेटियों पे स्तन टैक्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आजादी से कुछ समय पहले एक धर्मों, अन्य धर्मों से अलग है, वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है। बिरसा मुंडा जी ने उपदेश दिया था, एक लेखक ने लिखा था, वो कई सालों से एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था, लेकिन 2024 में उसको हटा दिया गया और कहा कि आदिवासी बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म को अपनाना यूं के चले गए। पर वो सच्चाई नहीं था। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि आदिवासी समुदाय सभी धर्मों से पहले है। आदिवासी समुदाय की अपनी खुद की धार्मिक व्यवस्था है, ये सच्चाई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें स्पष्ट कर रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदू विवाह अधिनियम कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, हाई कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है, संविधान कह रहा है कि आदिवासी समुदाय आदिवासी है, वो सभी धर्म पूर्वी समुदाय है। ये सच्चाई है। साथियों, आरक्षण की बात को मैंने थोड़ा अलग वे में थोड़ा लेके बताया। आरक्षण की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि आरक्षण 100% लागू किया जाए। कितना प्रतिशत? शेड्यूल एरिया के अंदर रिजर्वेशन 100% लागू किया जाए। क्या ये सच्चाई है? क्या ये संविधान में प्रावधान है? 100% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ये बात आप सब कर रहे हो? मांग कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। क्या संविधान में इसका प्रावधान है? संविधान में प्रावधान है। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में जमीन का हो, शासन प्रशासन में 100% रिजर्वेशन आदिवासियों को मिलना चाहिए।
ये संविधान के अंदर है और इम्प्लीमेंट भी हुआ है कुछ इलाकों के अंदर। आंध्र प्रदेश आपका दूर नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य में 100% रिजर्वेशन 7 साल तक मिला। की तो 150 आदिवासियों से भरी जाएगी, ये प्रावधान है और आंध्र प्रदेश में 7 साल तक लागू रहा, आंध्र प्रदेश के लोगों को मिला। अगर संविधान में होता इसमें 7 साल तक नहीं मिलता। अब खत्म कैसे हुआ? कुछ लोग, विरोधी लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वहां मैनेज होके वो मामला आज में सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ। ये प्रावधान है, लेकिन संविधान के मंदिर की और सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान, उस ग्रंथ को कभी नहीं बांटा जाता है। बाकी ग्रंथ की किताबें बहुत बांटी जाती है। तो हमें संविधान के ग्रंथ है, उस ग्रंथ को समझना है, उस ग्रंथ को बांटना है, उसको ग्रहण करना है और उसमें हमारे क्या अधिकार हैं, उस अधिकार को समझना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने तो जिंदगी निकाल ली, आप सब भी निकाल लेंगे। आप भी संघर्ष कर रहे हो, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, नेता बन के कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं? आप में आया, आपने पूजा पद्धति करवाई, हमारे पूर्वजों को आपने फूल माला पहनवाई मेरे से। क्यों पहनवाई? क्योंकि ये लोग हमारे लिए लड़ मर के गए, हमारे लिए जमीन निकाल के गए, हमारे अधिकार दिला के गए, इसलिए हम अगरबत्ती दिया पूजा पद्धति कर रहे नहीं कर रहे। अगर इन्होंने हमारे लिए भलाई का काम नहीं किया होता तो आज हम उनकी पूजा पद्धति नहीं करते। और हम जो कर रहे हैं आज, हम आवश्यकता वाली भौतिक सुख सुविधा वाली जिंदगी जी के अधिकार खत्म करने वाले लोगों के साथ खड़े रह रहे हैं। तो आने वाले 40-50 साल बाद हमारी पीढ़ी जल जंगल जमीन से बाहर हो जाएगी, उनसे छीन लिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी, उनकी धार्मिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तब 50 साल बाद हमारी जो पीढ़ी है, हमारा अगरबत्ती दिया नहीं करेगी, अपनी पूजा पद्धति करेगी, पूजा पाठ करेगी? क्योंकि हम तो हमारे अधिकार जो है वो खत्म करके जा रहे हैं। हम तो हमारी संस्कृति पे अन्य संस्कृति का कलम चढ़ा के जा रहे हैं। हम तो जो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है उसके साथ जा रहे हैं। हमारे लोग टीचर बन गए, कांस्टेबल बन गए, कुछ आरएस अधिकारी, सीआई बन गए, कुछ प्रोफेसर बन गए, हम खुश हो गए। लेकिन देश के अंदर सुप्रीम संस्था है, IITN है, IIM है, विश्वविद्यालय है, वहां पर छत्तीसगढ़ का एक भी आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं है IITN में। पूरे देश के IITN जो हैं, पूरे देश के विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व 2.5% है आज भी। अगर 100 प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में तो वहां पर 2 से 3% आदिवासियों का प्रतिनिधित्व है। और इसमें भी देखा जाए तो हमारे इलाके का आदिवासियों का प्रतिनिधित्व आज भी नहीं है। इसलिए साथियों, मेरा आज आने का उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर जागरूकता है, हम हमारे अधिकारों को पहचाने, हमारा दुश्मन कौन है उनको पहचाने, और दुश्मन से लड़ाई हमको विचारों से लड़नी है। और हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि आने वाले समय में अवश्य पूरे देश का आदिवासी समुदाय एक मंच पे आएगा। संविधान में प्रावधान इसलिए कर दिया है रिजर्व सीट का, ताकि उस समाज का MLA MP जाके समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन आज देश के अंदर जिस समाज का सर्टिफिकेट लेके जनप्रतिनिधि जाते हैं, उस समाज के प्रति उत्तरदायित्व कम रहते हैं, उस समाज के प्रति वफादार कम रहते हैं, उस समाज के प्रति जवाबदेही कम रहते हैं। वो जवाबदेही किसके रहते हैं? हाईकमान की। वो वफादार किसके रहते हैं? वो उत्तरदायित्व किसके रहते हैं? लेकिन हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है, आप कहीं भी पार्टी में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि को हमें तैयार करना है कि जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहे, समाज के प्रति वफादार रहे और समाज के प्रति जवाबदेही रहे। ऐसे लोगों को हमें तैयार करने की सख्त जरूरत है। साथियों, समय काफी हो चुका है, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करके जाना चाहूंगा। ये संस्कृति, ये आपकी ताकत है, ये बोली भाषा
हल्बी भाषा, गोंडी भाषा, ये हमारी आइडेंटिटी है और आंदोलन छेड़ना है कि हल्बी भाषा, गोंडी भाषा को राज्य लेवल पे 8वीं सूची के अंदर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजो। और मैं आपकी इस बात को हल्बी भाषा, गोंडी भाषा, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखूंगा और लोकसभा में हर समस्या को लेके, आपके जल जंगल जमीन को लेके, आपके अधिकारों को लेके, आपके बोली भाषा के संरक्षण को लेके अवश्य हम लोकसभा के अंदर आपकी बात करेंगे। और मैंने एक चीज देखा है, हमारा टीचर जा रहा है स्कूल में, बच्चा तो हल्बी बोल रहा है, गोंडी बोल रहा है और टीचर को गोंडी और हल्बी आ ही नहीं रही है। बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। इसलिए सरकार से मांग करनी है, मेरी ओर से भी मदद करूंगा कि जो भी टीचर लगाया जाए या तो अलग से एक पद क्रिएट किया जाए जो हल्बी या गोंडी भाषा को जानता हो, उस भाषा से संबंधित टीचर लगना चाहिए हमारे आदिवासी इलाके के। या जो भी आरपीएससी आपके यहाँ जो एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में ये किया जाए कि 5% या 10% हल्बी भाषा के नंबर होने चाहिए। जिसको गोंडी और हल्बी आती है उसी को 10% नंबर दिया जाए, ये प्रावधान होना चाहिए। तो ही हमारी भाषा बचेगी और भाषा बचेगी तो हमारी आइडेंटिटी बचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दिल से धन्यवाद, आभार। आप सभी से अंत में यही अनुरोध है कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को हमारे हक अधिकार को जानने के लिए कहना है, हमें वास्तविकता की ओर ले जाना है, हमें काल्पनिकता की ओर नहीं जाना। 6000 साल पुराने इतिहास को समझेंगे चल जाएगा, लेकिन 500 साल पहले हमारे समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसको समझने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मंचासीन अतिथि, सारे हमारी नारी शक्ति, सारी महिलाएं, पुरुष और सारे हमारे आदिवासी समुदाय के युवा साथियों को धन्यवाद। और एक बात अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर आदिवासी होनी चाहिए। हम गोंड है, आप उराव हो, आप अन्य समुदाय हो, लेकिन आदिवासियों के नाम से सभी को एक होने की जरूरत है। अगर देश लेवल पे हमें समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मैं भले राजस्थान से सांसद हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की, बस्तर की कोई भी बात आएगी, हम लोग राजस्थान के अंदर आंदोलन करेंगे और देश की संसद के अंदर भी आपकी बात को उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहर, जय भारत, जय संविधान। जय जोहर का नारा है, आप सबको आभार। जय जोहर, सेवा जोहर।